राजस्थान के रेतीले धोरों और तपती गर्मी से महज कुछ ही किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया जो सर्दियों में लद्दाख जैसी बर्फानी खामोशी ओढ़ लेती हैं और बारिश में अमेजन के घने जंगलों की तरह सांस लेती हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं, सिर्फ हौसला चाहिए, जहां आपकी गाड़ी दम तोड़ देती है और आगे का रास्ता तय होता है सिर्फ आपके हौसले और पैरों की ताकत पर। अरावली की गोद में छिपे वो दो गांव जिनका नाम शायद ही आपने नक्शे पर गौर से देखा होगा। गुरु शिखर से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर बसा उतरज और वहां से लगभग 12 किलोमीटर और आगे शेर गांव। यहाँ ना कार पहुंचती है ना मोटरसाइकिल। यहाँ पहुंचने का मतलब है 17 किलोमीटर का वो कठिन सफ़र जो शान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। यहाँ के लोगों की दिन की शुरुआत पहाड़ों पर पड़ती सूर्य की उन खूबसूरत किरणों और काली चाय से होती है। गांव आज भी एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये रही है रोड का, रास्ता ये नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई रास्ता है पगडंडी है, कोई साधन आता नहीं है। यहाँ पर 24 घंटों में बस एक बार पीने का पानी आता है। अगर पूरे दिन के लिए पानी इकट्ठा नहीं किया तो पूरे दिन बिना पानी के गुजारना होगा। सुबह सुबह आता है? सुबह सुबह आता है, अभी आएगा तो कल वापस सुबह आएगा। अगर अभी नहीं भर के रखा तो कल तक पानी नहीं आएगा। उतरज गांव में एक उच्च प्राथमिक स्कूल भी है। यहाँ के लोगों का साल का आधा जीवन गुफाओं में गुजरता है। इन गुफाओं में कब कब रहते हैं? हम सर्दियों में रहते हैं और बारिश में रहते हैं। सर्दियों और बारिश में हाँ। गुफाओं में रहते हैं। हाँ, गर्मियों में उतर गाँव में रहते हैं। जब गुफाओं में निवास करते हैं तो ये पेड़ों की जड़ों से रिस रिस के आते हुए पानी को पी के यहाँ पर अपना समय बिताते हैं। ये इनकी जड़ है ना। हाँ। ये जड़ों का पानी है। अच्छा, जड़ों का पानी एक तरह का अमृत है। अमृत। बीमारी हो, कोई इमरजेंसी, यहाँ की हर समस्या का समाधान सिर्फ वो पगडंडियाँ हैं जो कई बार जिंदगी और मौत के बीच का फैसला करती हैं। मैं भी बीमार हूँ साहब, कल मेरे को ऊपर जाना है तो डोली में जाना पड़ेगा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहाँ खूबसूरती भी हैं, संघर्ष भी हैं, जहाँ सुकून भी हैं और कई सवाल भी हैं। चलिए मेरे साथ राजस्थान के उस हिस्से को देखने के लिए जिसे दुनिया ने अब तक भुला रखा है। राजस्थान के अंदर पहाड़ियों की गोद में बसे हुए वीरान और सुनसान गांव का दौरा हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये गांव जहां हम सभी से दूर भी हैं और हम सभी से डिस्कनेक्ट भी हैं। आखिर क्यों है डिस्कनेक्ट, वो बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जो आगे का रास्ता है वो पूरा पहाड़ी के बीच में है और पहाड़ी के पास पास एकदम सुनसान जंगल के अंदर हम सफ़र करने वाले हैं। हम मात्र 3 लोग हैं और रात्रि को यहाँ पर आप लोग आते हैं तो शाम को 4 बजे से पहले गुरु शिखर पहुँच जाए ताकि आपको इस यात्रा के अंदर आगे परेशानी नहीं हो। तो आइए चलते हैं उन दुर्गम और सुनसान और गुमनाम गांवों के तलाश में और उनकी समस्याओं को जानने के लिए। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ये सफ़र हमारा पूरा पैदल रहने वाला है। इस पैदल पगडंडी पर चलने के लिए यहाँ पर गांव वालों के द्वारा ही ये कुछ रास्ता बनाया गया है। ये लोग अपनी रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए हर रोज़ 10 से 12 किलोमीटर इसी रास्ते से सफ़र करते हैं। इतना ही नहीं, जब इन लोगों के यहाँ किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की चोट भी लग जाती है तो भी उनके लिए यही सफ़र है। आखिर किस प्रकार इस सफ़र को पूरा करते हैं, बहुत मुश्किल होता होगा। आप जिस हिसाब से इस ट्रैक को देख रहे हैं, ये ट्रैक देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर वो लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे जिनके आने जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। हम अब 3 लोग हैं इसलिए नाइट में सफ़र कर रहे हैं। आपको हिदायत देते हैं कि कभी भी नाइट में इस ट्रैक पे सफ़र नहीं करें क्योंकि बहुत ज़्यादा शेर, भालू और तरह तरह के जंगली जानवर इस जंगल में रहते हैं। आपको सामने दिख रही लाइटें यहाँ से लगभग 50, 40, 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं।
ये नज़दीक लाइटें नहीं हैं, ये यहाँ से दूर बसे हुए सिटियों की लाइटें हैं जो दिखाई दे रही है। लेकिन वो जो गांव है, जिस गांव के अंदर हम जाना चाहते हैं, वो एकदम अंधेरे के अंदर है। वहाँ लाइट का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, पानी का अभाव है और किन किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वो हम आपको इस सफ़र में दिखाने वाले हैं। रात्रि के इस सुनसान जंगल के अंदर हम मात्र 3 लोग थे। लगभग 2.5 घंटे पैदल चलने के बाद में हमें एक लाइट दिखाई दी। ये था यहाँ पे मंदिर के दर्शन करके हम दबे पांव गांव की तरफ आगे बढ़ गए। 4 घंटे के पैदल सफ़र को तय करके जहाँ हम सर्दी में भी पसीना पा रहे थे, वो था करामात इन पहाड़ियों के बीच ऊपर नीचे के रास्तों का। हम एक घर में रात्रि को पहुंचे जहाँ कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने हमारा आवभगत किया। सर्दियों में यहाँ पर कहा जाता है बर्फ़ भी पड़ती हैं, सर्दी अच्छी खासी पड़ती है, इसलिए ये लोग रात्रि को सिगड़ी जला के बैठते हैं। माता जी तबीयत ठीक है? हम आज रात्रि को इसी घर में रुकने वाले हैं। इस परिवार द्वारा जल्दी में भुजिया का सब्जी बन जाए, इसलिए इन्होंने हमारे लिए जल्दी से सब्जी और रोटी बनाकर खाना तैयार किया। खाना खाकर रात्रि विश्राम हमने यहीं पे किया। रात्रि को जिन पहाड़ों को लांघते हुए हम इस गांव में पहुंचे, उन पहाड़ों पे सूर्य की पहली किरण पड़ी तो इस गांव की सुंदरता और खूबसूरती झलक उठी। गांव के अंदर जैसे हम निकले तो पहाड़ों पे झाड़ू निकालते हुए लोग और सुबह की दिनचर्या करते हुए लोग दिखे। इस गांव के लोग थोड़ी हल्की फुल्की खेती भी करते हैं। ये लोग छोटे छोटे खेतों के अंदर अपनी खेती की तैयारी भी कर रहे थे। चालू कहाँ से होता है? ये लोग इन खेतों को सींचते भी हैं। यहाँ से चालू होता है। जनरेटर से यहाँ पर पानी निकाला जाता है और इन्होंने छोटे छोटे मोटर लगा रखे हैं जिसके माध्यम से ये अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। पहाड़ों के नज़ारे को निहारते हुए वापस हम गांव की तरफ आ रहे थे। पहाड़ियों की गोद में बसे हुए 2 गांव हैं, शेर गांव और उतरज। हम आपको आज उतरज का विजिट करवा रहे हैं। उतरज गांव के अंदर लाइट पानी की सुविधाएं हैं। गलियां यहाँ पर भी तंग हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार पीने नहाने धोने का पानी आता है। उसको लेने के लिए गांव की सभी महिलाएं एक पॉइंट पर पहुंच रही थी। पानी पूरे गांव में एक जगह पे आता है एक तो स्कूल के पास। या 2 जगह पे आता है? हाँ, पूरा गांव यहीं से पानी ले हाँ, जाता है? यार। सुबह सुबह आता है? सुबह सुबह आता है। अभी आएगा तो कल वापस सुबह आएगा। अगर पानी नहीं भर के रखोगे तो? हाँ? अगर अभी नहीं भर के रखा तो कल तक पानी नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर सुबह जल्दी उठ के जरूरत का पानी नहीं भरा तो फिर गई 24 घंटे की। घर में नहाने धोने, खाने पीने और पशुओं को पिलाने का पानी यहीं से भरा जा रहा था। ये महिलाएं भाग भाग कर अपनी जरूरत का पानी स्टोर कर रही थी। कितना पानी लिया टोटल आप? 10 बाल्टी जी दिन भर के लिए है। अब कल तक पानी नहीं आएगा तब तक ये चलेगा? हाँ चलेगा। सांस फूल गई आपकी तो पानी के लिए भागते भागते। हर रोज ऐसे हर रोज 9 बजे तक चलता है पानी। 9 बजे तक ना? 9 बजे तक अगर किसी ने नहीं भरा तो फिर वो पानी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी सुबह बनना है तो कुएं पे जाना पड़ता है। अच्छा, नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? सविता कुंवर। बहुत ही संघर्ष और कठिनाइयों के बीच जीवन जी रहे ये लोग बहुत ही सेवाभावी हैं। इन्होंने अपने घर पे हमें चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। आप खाना वगैरह पूरा लकड़ी पे बनाते हो? अच्छा, ये लकड़ी कहाँ से लाते हो? जंगल से। जंगल से लेकर आते हो? गैस वगैरह काम नहीं लेते? यहाँ से कितना दूर है सिटी मार्केट कितना दूर है? होगा 5। आप पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े। यहाँ पे लोग बहुत कम पढ़े लिखे होंगे। नीचे रहते हैं फूलों में कीड़े। अच्छा, दूर रहते हैं जो पढ़े हुए? नीचे रहते हैं वो। हमारे साथ सासू है ससुर है, वो नीचे रहते हैं। पैदल चलने डोली में लेने पड़ते हैं एकदम। हाँ। डिलीवरी किसी पे होते हैं ना तो खाट में लेते हैं। अच्छा, डिलीवरी के समय खाट में लेके जाना पड़ता है? खाट में लेते हैं। रास्ता रोड और कुछ नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, घर में लेटरिन बाथरूम नहीं है, मतलब वो है कुछ है भी नहीं यहाँ पे। तो पानी सुबह लेना लाने पड़ता है। 9 बजे तक भर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा दिन हाँ, पानी नहीं। हाँ पूरा दिन पानी नहीं। बच्चों के स्कूल है इधर? है नहीं स्कूल। टीचर आता है?
आ मास्टर जाएगा। आता है डेली? हाँ मास्टर आता है। अभी तक गाँव के यहाँ के ही है, वो कल नहीं आया। 3 लोग के वो बाहर से आते। आप लोगों का मुख्य काम क्या करते हो आप लोग? खेती का। खेती का काम है। अभी गेहूँ डाले खेत में। तो ये दोनों फसल करते हो या एक साल में? नहीं, 1 साल में। एक ही फसल करते हो गेहूं की? गेहूँ और मटर और सब। ये करते हैं। हाँ, मटर उठा के लेते हैं ऊपर बेचने के लिए, यहाँ से अच्छा। ऊपर लेते हैं, रोड नहीं है ना। हाँ। इसलिए। अच्छा, मटर हो जाते हैं तो फिर मार्केट में ले जाने के लिए पैदल ले जाना ऊपर पड़ता ग्रुसी कर लेते हैं, फिर वो वहाँ पे गाड़ी आती है। है? अच्छा, वहाँ बेचते हो? हाँ, यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। मटर और गेहूँ डालते हैं। यहाँ कोई नौकरी में नहीं है इस गांव का? नहीं नौकरी वोकरी कोई। फिर बच्चे यहाँ के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जैसे जो बड़े हो जाते हैं लड़के तो वो जाते हैं बाहर कमाने के लिए? हाँ बाहर जाते हैं, नहीं आता तो यहाँ पे तो मजदूरी का है। यहाँ के लोग हमेशा काली चाय पीते हैं, दूध नहीं डालते। ये लोग सेवा भाव के साथ साथ अपनी समस्याएं भी हमें सुना रहे थे। यहाँ पे लोग काली चाय क्यों पीते? यहाँ पे काली चाय पीते, दूध नहीं डालते। क्योंकि भैंस नहीं है ना हमारे। हाँ, अच्छा भैंस नहीं है। हमने यहाँ पे ये भी सुना है कि यहाँ एक कुआं है, उसका पानी दूध में नहीं डालते। हाँ, ऐसा भी है क्या? वो इसका वाला, ये अभी हमें अभी लाते हैं ना वो वाला। जो आप पानी पीने के लिए लाते हैं? पीने के लिए, धोने के लिए, घी में, छाछ में नहीं डालते। उसका कारण क्या है? वो खून होता है, मतलब? घोड़े पर चीज कुछ करते हैं वो। अच्छा। हांडे पर गए ना वहाँ पे, पहले से उनके कुछ है, खून नुकसान होता है। अच्छा, दूध में डालने से उस पानी को बेच नहीं सकते आप? नहीं बेच। खाने पीने नहाने धोने में कितना ही काम लो। हाँ इतने ही। दूसरे कुएं से लाते हैं वो, दूध के लिए। अच्छा। हाँ, दूध के लिए, और छाछ बनाते हैं ना। हाँ। उसके लिए। ये पानी खेती में भी काम नहीं लेता? खेती में तो लेते। खेती में लेते हैं। फिर वो गेहूँ बेचने के लिए काम नहीं आते। अच्छा, खाने के लिए रखना हाँ पड़ेगा। खाने के लिए। मतलब पानी जहाँ जहाँ जाएगा उस चीज को आप बेच नहीं सकते। नहीं। घरों के लिंपाई वगैरह है, ये कौन करता है? मैं करती हूँ। ये पूरा गोबर से लिंपा? गोबर मिट्टी। अच्छा, कब कब करते हुए? महीने में एक बार। महीने में एक बार पूरे घर की? नहीं, वो त्योहार के करते हैं, दिवाली और। अच्छा, साल में एक बार? साल में एक बार पूरे घर की लिंपाई है? तो ये आप अकेले करते हो या फिर आपस में एक दूसरे का करवाने के? दूसरे का करते हैं, दूसरे को बुलाते हैं। अच्छा, दूसरे को बुलाते फिर आप उसके जाते हो? पूरे गांव में कच्चे घर हैं? ये लोग आज भी कच्चे घरों में रहते हैं और इन घरों के बाहर गोबर से लिंपाई करते हैं। साल में कई बार गोबर की लिंपाई से इन घरों को आज भी सजावट करके रखते हैं। हमारा ड्रोन है जो लॉग आउट हो गया है और उसे लॉगिन करने के लिए हम नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। अगर हमें नेटवर्क मिल गया तो हम आप लोगों को ड्रोन सीन भी दिखाएंगे। अंकल जी हैं, उनके मोबाइल में थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है एक जगह पर, उस पॉइंट को तराशने के लिए हम जा रहे हैं। अंकल जी, कहाँ पे आएगा नेटवर्क? अच्छा, ऊपर चढ़ेंगे तो आएगा? तो इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें। नेटवर्क रोजाना आ जाता है या कभी कभार? तो रहता ही है, नेट नहीं आता। नेट नहीं चलता ना? सामने वाले घर किसके हैं? तो ये गाँव के ही है। अच्छा, आप लोगों को पशु वगैरह कहाँ बांधते हैं? ये सामने ये बनाया है, हाँ। इनके नीचे ना कोई आधे अंदर में आधे बाहर में। खाने पीने के लिए घास वगैरह? घास है ये कटा करते हैं। अभी जो खेतों में जो काटी है, गेहूँ बोने पहले कार्तिक महीने में काटते हैं, वो घास कटी करते हैं। ये जगह है जहाँ पे एक डंडी नेटवर्क आया है और अविन भाई जो है ड्रोन को लॉगिन करने का प्रयास करें। नो नेटवर्क जोन में आने के बाद में ड्रोन लॉग आउट हो गया था। काफ़ी प्रयास के बाद हमें यहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध नहीं हुआ तो हम पास की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हुए, जहाँ हमें नेटवर्क तलाशना होगा। फाइनली यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आ गया और हमारा ड्रोन लॉगिन होके अब हम आपको यहाँ के गांव का ड्रोन सीन दिखाते हैं। इस गांव के अंदर एक विद्यालय भी है। इस विद्यालय के अंदर शिक्षक कभी कभार आते हैं, मात्र बच्चे ही आते हैं और इनमें कोई पढ़ा लिखा होता है तो वो उनको आपस में पढ़ा लेता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 3 शिक्षक हैं, लेकिन आते कभी कभार हैं। रेगुलर शिक्षक यहाँ पर नहीं आते। टाइम क्या हो रहा है अभी? 11 बज गए। हमेशा ऐसे आते हैं? सोमवार को ऐसे लेट हो जाते हैं थोड़े। 11 बज गए हैं, अभी तक इनके टीचर नहीं आए हैं। हमारे द्वारा जैसे ही शिक्षक का पूछा गया तो बच्चों ने शिक्षक को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया,
लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं होने की वजह से फ़ोन बार बार ट्राई करने के बाद भी नहीं लग रहा था। अभी ये बच्चे टीचर को कॉल कर रहे हैं कि वो आएंगे कि नहीं, ये कंफर्म कर रहे हैं। हेलो हेलो। इस गांव के बच्चों का भविष्य मात्र ये एक स्कूल है जहां पर भी शिक्षक समय पर नहीं आते। ये इस गांव का सबसे प्राचीन कुआं है जो कई मान्यताओं से जुड़ा हुआ है और इस कुएं का निर्माण संतों द्वारा किया गया है। गांव में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। धोने के लिए वहाँ जाना पड़ता है कुएं पे। पूरे गांव के कपड़े वहीं धोते लोग हैं। खांडेपुर जी वाला जो कुआं है ना, साधु महात्मा ने खुदा हुआ है। न गांव का है, न सरकार का है, न किसी का है। उन्होंने खुदा था। गाय इधर उधर हर कुएं पे ले जाने पड़ता है। कुआं चालू है कि नहीं है, कि बंद है, कि पहले ऐसे कुआं चलता था, बैलों से कुआं चलता था, उससे पानी आता था, तो उससे वो नहीं पिलाने देते थे, कोई नहीं पीते थे। तो ये गुरु महाराज ने यहाँ खुदवा दिया पेश का। तो उन्होंने बोला पत्थर पे जाना, हाथ डालना अंदर, वहाँ से पैसा मिलेगा, एक मुट्ठी डालना, एक मुट्ठी ला लेके उसका काम पूरा करवा के पेश के काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। उसके बाद में दोनों हाथ डाल दिए तो पैसा तो वहाँ ख़त्म हो गया और कुआं बन गया। जब से कुआं है और खांडेपुर जी ने उन्होंने समाधि ले ली। उन्होंने बोला था कि खेत में लेना नहीं, खेत में लोगे तो खून बन जाएगा, और घर में लेना नहीं, दूध में नहीं डालना। पी सकते हो, ले सकते हो, कोई भी कर सकते हो, नहा सकते हो, गाय पशुओं को पिला सकते हो, लेकिन दूध में नहीं पिलाना, दूध में खिलाना नहीं, दूध में डालना नहीं और बेचना नहीं। इन लोगों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन है खेती और पशुपालन। कुछ पशुपालक वो अपने पशुओं के लिए सुबह सुबह चारा लेके जंगल से आ रहे थे। ये पहाड़ियों पे कई किलोमीटर चल के अपने पशुओं के लिए चारा लेके आते हैं। देश में आज़ादी के बाद पहला ट्रैक्टर, वो भी पूरे गांव का। उत्तरज गांव के अंदर एक ट्रैक्टर आया है, वो भी गांव के लोगों द्वारा इस पूरे ट्रैक्टर के एक एक पुर्जे को खोलकर अपने सिर और कंधों पर उठा के लाया गया। आज हम भले ही चांद पे पहुंचे हों, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे गांव भी हैं जिन्होंने ये पहला ट्रैक्टर देखा, और अब भी इस ट्रैक्टर के पूरा गांव के लोग मालिक हैं। और बापू की मर्जी से ये ट्रैक्टर का पहिया हिलता है, और ट्रैक्टर के अंदर मात्र एक व्यक्ति इस गांव का ड्राइवर है। ऐसे ऐसे गांव जो हमारे देश के अंदर हैं, जहां आज़ादी के बाद पहला ट्रैक्टर और गुफाओं के अंदर लोग रहते हैं, ऐसे ही गांव का हम दौरा कर रहे हैं। इस प्रकार के कच्चे घर इन लोगों के रहने के लिए बने हुए, ये इनके टेम्परेरी आश्रय हैं। परमानेंट आश्रय गुफा हैं। ये लोग गुफाओं के अंदर रहते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे बच्चों का खेल का मैदान, गांव का ये बड़ा सा वृक्ष है जिसके चारों तरफ बने हुए इस सीमेंट के चौक पे ये पूरे दिन भर खेलते रहते हैं। गांव के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों में घना जंगल, जंगलों के बीच में रहते हैं जंगली जानवर, जिसका प्रमाण है ये खड़े व्यक्ति, जिनको कई बार जंगली जानवरों ने अपना निवाला बना लिया। ये किसी तरह जिंदे बच गए तो बता रहे हैं अपनी पीड़ा। गांव में घूमते घूमते हमें पता लगा कि आप पे भालू ने अटैक किया था। 3 बार अटैक किया, एक बार मुंह पे, 2 बार हाथ पे। अभी भी हाथ में रहा है, पूरा हाथ मुंह में डाल दिया था। 2-3 जने थे तो हल्ला उल्ला किया तो फिर भाग गया। हाथ में डंडा था, डंडे से फिर हटा दिया था। तो ये गांव की बात है, गांव से बाहर थे आप? नहीं, गांव से थोड़ा रास्ता, गुरु शिखर से धंधा करके नीचे आ रहे थे। रास्ते में अचानक। अभी भी भालू वालू मिलते हैं क्या? बहुत मिलते हैं, डेली भी आना जाना पड़ता है, तो सावधान रहना पड़ता है। अगर भालू अटैक करे तो क्या करना चाहिए फिर तो क्या करे, हॉस्पिटल ले जाते हैं, और तो कोई सहारा है नहीं है। मतलब बचाव का कोई तरीका कोई नहीं है, कोई 3-4 जने हो या लाठी हाथ में हो तो चिल्ला देवे तो वो भाग जाएगा इधर। बाकी तो कोई सहारा नहीं है हमारे इधर। 3-4 जने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 में कोई दिक्कत नहीं है। अकेला आदमी के हम भी 3-4 दिन, मैं आगे चल रहा, 2-3 जने मेरे पीछे चल रहे थे, तो अचानक बछड़े वाली मिली नहीं, तो बछड़े इधर उधर भागने से वो मेरा ही वो पीछा कर लिया। अच्छा, के बछड़ों के चक्कर में। मतलब और लोग भी थे लेकिन उन्होंने झपटा आप पे मारा? हाँ, झपटा पहला मेरे पे मारा, फिर 2-3 थे उनको, फिर मैंने आवाज करी तो वो भाग गया ना, फिर उन्होंने आवाज करी तो अचानक भाग गया। मेरा नाम बाबू सिंह है सर। अभी हम जिस गांव में हैं, गांव का क्या नाम है? उत्तराज। बात करें अगर आपके यहाँ सरकारी सुविधाओं की, जी
तो जैसे पानी हो गया, लाइट हो गई, क्या क्या है आपके गांव में? हमारे लाइट भी होगी, पानी भी हमारे कुआं में बहुत है। बाकी मेन प्रॉब्लम ये रही है रोड का, रास्ता ये नहीं है। तो गाँव में हमारे आने के लिए कोई, रास्ता नहीं है? हाँ जी, गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है, कोई रास्ता है पगडंडी है, कोई साधन आता नहीं है। मैं भी अभी बीमार हूँ साहब, कल मेरे को ऊपर जाना है तो डोली में जाना पड़ेगा। थोड़ी श्वास की प्रॉब्लम है तो चल नहीं सकता हूँ, तो अस्पताल जाना है तो कल डोली में जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, कोई डिलीवरी केस हो, कोई बीमार हो, कोई जंगल में गए तो बेचारों को कोई शेर है, भालू है, किसी ने अटैक कर ली तो कोई डोली मिले, कोई काट मिले तो उसमें डाल के लेके जाए। यहाँ पर मुख्यतः कौन सी जाति के लोग रहते हैं? हम सभी एक ही कास्ट के हैं सर, राजपूत। सभी राजपूत है। राजपूतों में कौन सी गोत्र है? सोलंकी है, बोडाना है, गेलोत है। सोलंकी, बोडाना और गेलोत, इन जातियों के कितने गांव हैं यहाँ पर? यहाँ गांव तो हमारे तो ऐसे तो 16 गांव में आबूराज में। आबूराज में जी सोलंकी, बोडाना और गेलोत के? जी, ऐसे तो परमार भी है, हाँ। चौहान भी है 16 गांव में। 16 गांव में, हाँ। और ऐसे तो जाति बहुत है 16 गांव में हमारे। बाकी इस गांव में, हमारे गांव में 3 ही जाति है। आपके यहाँ ये जो 16 गांव है, जी, ये कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के टाइम से ही बाकी भारत के जो गांव हैं उनके साथ रिश्ते नाते नहीं करते। ये तो पहले की बात है सर, बहुत पुराने टाइम से। बहुत पुराने टाइम में। इन 16 गांव में आपके रिश्ते वगैरह बस होते हैं? हमारे ये 16 गांव में रिश्ता होते हैं, हम्म। शादी वगैरह होते हैं तो हमारे गांव से लड़की वहाँ दे देते हैं, वहाँ के इधर ला देते हैं। 16 गांव में हमारे शादी हो जाती है। इसका क्या वजह क्या है? बस हमारे इधर हो जाता है तो बाहर जाने का टाइम क्या करना है। ये बैलों के, ये बैल चला के काट के गौ इधर लाते, बैल चला के वो गौ निकालते ऐसे ऐसे ऊपर करके, वो इसको बोलते हैं वड़ा। ये जो जगह आप बैठे हैं इसको वड़ा बोलते हैं? वड़ा बोलते हैं। ये आपके धान निकालने की जगह धान थी? निकालने की जगह है ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग है या पूरे गांव की ये है? अलग अलग है सर, सबकी अलग अलग? ये हमारी है। हाँ। और लोगों के पास में और आई, ये ऊपर और आई। हम्म। हाँ जी, तो यहाँ पे पहले मतलब बैलों से निकालते थे आप? सारे बैलों से। ये गौ पिलाना है बैलों से, बोना भी बैलों से और निकालना भी बैलों से। पानी भी बैलों से निकालते थे? पानी भी बैलों से निकालने थे। अभी ये मशीन है, कोई मोटर है, ये आए है। आप लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है यहाँ पर? बस ये गाय भैंसों के ऊपर हमारी इनकम चल रही है। ये दूध निकालते हैं, बिलौना करते हैं, घी बेचते हैं, तो इनकम उस पर चलती है। बाकी कोई छोटी मोटी मजदूरी आती है, ये यहाँ बापू के काम चल रहे हैं मंदिर का, तो थोड़ा वो रोजगार मिल जाता है। अभी कोई ये फॉरेस्ट का काम चालू है, ये रास्ते का, तो लोग आधे लोग उधर जाते हैं, तो वो थोड़े दिन चलेगा ये रोजगार। मतलब आप पूरी तरह से गाय भैंसों पे? बस वो हमारे मेन रोजगार यही है, गाय भैंस बचपन से। और उनका भी दूध नहीं बेच सकते आप, घी बेचते होगे? घी बेचते, क्योंकि दूध ले जाने के लिए साधन नहीं है। घी दूध लेके जाएंगे गुरु शिखर, वहाँ से पूरा दिन लगेगा। नहीं तो दूध निकाला, जमा और बिलौना कर दिया, घी निकाला, बेच दिया। यहाँ पर कहते हैं कि दूध के अंदर जामन नहीं लगाते? नहीं लगाते सर, हमारे ऐसे जम जाता दूध। क्या करते हैं? बस ऐसे गर्म करके रख देते हैं, अपने आप जम जाएगा। दूध में कोई जामन नहीं डालते? कोई नहीं डालेगा पूरे गांव के अंदर? पूरे गांव के अंदर। क्या किसी की वजह क्या है? हमारे कोई खांडेपुरी का ये वरदान है पहले से का। आपके गांव में पहले से और अब क्या बदला है? बदला ये बाकी ये सफेदी आई है, पहले बाल काले थे, अब ये सफेद हो गए। बाकी कोई बदला नहीं है, टाइम भी वही। बाप दादे भी ये धंधे कर रहे थे, हम भी वही कर रहे हैं। गाय भैंसों के बाप दादे भी कर रहे थे और गाय भैंसों के हम भी कर रहे हैं। यहाँ कोई नौकरी नहीं है, दूसरा कोई बिजनेस है नहीं। पर पुराने पूर्वज तो गुफाओं में रहते थे। हाँ जी, आप लोग? हम भी गुफाओं में रह रहे हैं ना सर। अभी तो थोड़े दिन के लिए ये इधर आ जाते नहीं थे, सारे लोग अभी ढाणिया में है, बाहर गुफा में रहते। उतरज गांव के बाद में हम उतरज गांव के लोग यहाँ पर बहुत कम मिले हमें पता लगा कि वो सारे लोग ढाणियों में रहते हैं। ये लोग अपने पूर्वजों की तरह ही जीवन यापन करते हैं, गुफाओं के अंदर अपने आप को वहाँ रखते हैं, साथ में अपने पशुओं को भी गुफाओं में रखते हैं। गुफाओं का इनका जीवन कैसा है वो जानने के लिए हमें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कई पहाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ हम गुफाओं में पहुँचेंगे। ये उनको ढाणी बोलते हैं, ये इनकी बोलचाल की भाषा है, लेकिन रियल में वहाँ जाके हम देखेंगे तो वो एक गुफा है और गुफा के अंदर एक एक दो दो तीन तीन परिवार इकट्ठे रहते हैं। ये जीवन जो है सैकड़ों वर्षों पहले जो हम सुनते आए थे कि लोग गुफाओं में रहते हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आज भी भारत के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर लोग गुफाओं में रहते हैं। तो आइए चलते हैं और इन गाँव के लोगों का गुफाओं के अंदर जीवन कैसा है वो जानते हैं। यहाँ पे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपको 5 किलोमीटर मिनिमम पैदल चलना ही पड़ता है। अभी इन्हें कुछ सीमेंट की ज़रूरत थी तो ये लेके आए हैं एक बैग के 4 हिस्से करके।
अब हम ये गुफाओं का सफ़र है वो इनके साथ तय करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। बहुत सारे इनमें जंगली जानवर रहते हैं, आने जाने वाले, कोई भी रात पड़ गई तो कोई भी डेरा डाल दे, ऐसा है। पशु भी रह रहे, जानवर भी रह रहे, सब लोग रह रहे। अब हम जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं ढाणी में। हाँ, उनका नाम है बदरला की ढाणी में। और एक पहले आएगी टेटाड़ वाली ढाणी, वहाँ पे माता जी का मंदिर है, वहाँ से जाके अपने नीचे। यहाँ ढाणियों में कब कब रहते हो आप लोग? यहाँ सर्दी में रहते हैं 2 महीना और बारिश में 2 महीना ढाणियों में रहते हो, ढाणियों बाकी पूरा गांव में रहते हो। गाँव में। ढाणियों में रहने का कारण क्या है? ढाणियों में रहने से गांव में घास वास खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, ठंड भी ज़्यादा रहती है। सर्दी में ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो इधर ठंड कम रहती है, और घास भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है, लाना नहीं पड़ता है, थोड़ी कम मेहनत पड़ती है। और यहाँ पे गांव में रहो तो सारा लाना पड़े, पशुओं को भी दूर जाना पड़े। बारिश में तो बारिश में घास है, यहाँ पे कीचड़ विचड़ हो जाती है, और वहाँ पे जाते पूरा उनके मुंह से कहीं भी बैठना है कहीं भी बैठ सकते हैं, और अपने को भी अच्छा लगता है, पशुओं को भी अच्छा लगता है। रास्ता काफ़ी कठिन है, पूरा पहाड़ियों और गुफाओं के बीच से होकर निकलता है। इस रास्ते पे हम काफ़ी लंबी दूरी तय करेंगे। राजस्थान का कैलाश कह सकते हैं हम, जो गुरु शिखर पर्वत है उसके नीचे कुछ गांव बसे हुए हैं, उन गांवों का हम दौरा कर रहे हैं। उत्तरज गांव से शेर गांव की तरफ हम निकले, और इस गांव पर जाने के लिए आप लोगों को इस प्रकार की वीरान और सुनसान गुफाएं मिलेगी। इन गुफाओं में कई बार जंगली जानवरों से भी सामना हो जाता है, और कई बार आने जाने वाले राहगीर भी मिल जाते हैं। बारिश के मौसम के अंदर और सर्दी के मौसम के अंदर अमूमन यहाँ पर लोग मिल जाते हैं, लेकिन ये सफ़र बहुत मज़ा देने वाला है, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है। यहाँ पर कुछ देर तक तो हम पहाड़ी पे चढ़े, अब हमें नीचे उतरना है, लेकिन नीचे उतरना पहाड़ी पे चढ़ने से कई गुना ज़्यादा हार्ड होता है। पूरा अप एंड डाउन जो है हिल एरिया है, जहाँ पे आपको शेर गाँव से उतर जाना हो या इन लोगों की ढाणियाँ हो, इनके बीच में जाना हो, आपको इस प्रकार के ऑप्टिकल्स पार करने पड़ते हैं जो पहाड़ियों के बने हुए हैं। ये प्राकृतिक ऑप्टिकल हैं, इनको आपको रास्ता भी आपको बनाना है और इनको पार भी आपको करना है। यहाँ पे ना तो रोड है और ना ही कोई अन्य सुविधा है, बस पैदल चलना है। अपने घुटनों में जितना दम है आप चलिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। यहाँ पीने के पानी की ढाणियों में क्या सुविधा है? पीने का पानी पहले तो यहाँ भरते थे, हाँ, अभी ये पाइप लगा था, पाइप से वहाँ ढाणी तक मंदिर में भी पानी जाता है, और ढाणी में भी पानी। झरने का पानी है? ये कुएं का पानी है। अच्छा, यहाँ पे कुआं है? कुआं है, कुंड बना रखा, पहले से कुंड है। पानी पीने के लिए सर्दी में आते हैं, गर्मी पानी यहाँ रहता है 12 मास पानी 12 रहता है। मास। ये मीठा पानी ये यहाँ के किसानों ने बनाया ये कुंड? ये ढाणी वालों ने बनाया। अच्छा, ढाणी वालों ने बनाया। पियो पानी, बिस्लरी फैल है। भाई साहब, इस पानी के अंदर आपको कहीं भी अगर कुछ भी दिख जाए ना, तो हम जो बोलोगे वो कर देंगे। इतना क्लियर पानी देख के नहीं लगता इस पानी को। ये इतना साफ कैसे है? जंगल में पत्ते पड़ गए, इससे साफ हो जाता है, अच्छा, पानी क्लियर हो जाता है, पानी क्लियर हो जाता कोई गंदगी नहीं है अभी इसमें। है। टेस्ट कैसा है? टेस्ट अलग है। थोड़ा सा कड़वा कड़वा, अच्छा, नमकीन साल्टी चट्टान है यहाँ पर। थोड़ा कड़वा कड़वा। ये इनकी जड़ है ना, हाँ, ये जड़ों का पानी है। अच्छा, जड़ों का पानी, एक तरह का अमृत है। अमृत। मतलब एक तरह से जड़ी बूटियों जैसा लगता है, जैसे कि हम जड़ी बूटी कोई जड़ी बूटी भी है, जड़ी बूटी वाला पानी है। ऐसे तो कोई निकलेगा बाहरी इंसान तो उसको लगेगा ये तो गंदा पानी है। जंगल में जो जड़ी बूटी होती है, जो जड़ होती है ना, हाँ। जड़ों के बीच में से पानी आता है, इसीलिए इसका स्वाद ऐसा है। स्वाद है, और शरीर भी सही रहता है। ये पानी पीने से शरीर में बहुत गुण होता है। अच्छा, तो आप लोग तो यही पानी पीते हो ना? ये पानी यहाँ पे आते हैं जब 2 महीना पानी यही पीते हैं। यहाँ माता जी का मंदिर है नीचे, और ये कुएं से ऊपर ढाणी से 1 किलोमीटर पहले आवाज़ लगा के यहाँ नीचे आना पड़ता है। या माता जी में खुद साक्षात माता जी या कुएं पे आजू बाजू बैठती है, तो बिना कहीं अगर पहुँच जावे तो अपने को श्राप दे देवे। कई जनों को श्राप दिया तो बोले कि जाके तूने वहाँ पे आवाज़ लगाई नहीं और अपने आप तू आ गया
तो तेरा बोले वंश है वो बेला एक का एक ही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, एक का एक ऐसे ऐसे बोलते हैं, श्राप दिया हुआ है। उसके बाद में किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आवाज़ पहले से आवाज़ लगाते तो आवाज़ लगा के आते। तो कैसे आवाज़ लगाते हैं यहाँ से? कोई भी आवाज़ ऐसे लगा दो, हो करो वो करो। तो अभी लगाएंगे यहाँ पे आवाज़? हाँ ऐसे अच्छा, ऐसे आवाज़ लगाएगी, उधर से भी आवाज़ आई है? ऐसे आएगी, है नहीं इधर। अच्छा, उधर कोई दूसरा इंसान है ना? अच्छा, तब तो ठीक है। प्रकार के पेड़ों के ऊपर से ये लोग चारा अपने पशुओं के लिए काटते हैं, जो कहा जाता है कि बहुत अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है पशुओं के लिए। इस पेड़ को चार का पेड़ बोलते हैं। ये कौन सी मक्खियाँ हैं? ये कोती मत कहते हैं। इसका अच्छा होता है सेहत? इसका दवाई में ज़्यादा यूज होता है। छोटी छोटी मक्खियाँ आते हैं और पेड़ के अंदर का अंदर ही बैठता है वो। पेड़ को काट के फिर निकालना पड़ता है। पहले हम छोटे छोटे थे जब निकालते थे, अभी नहीं निकालता कि ये पाप होता है तो नहीं निकालते। बैठे तो बैठते हैं, दर्शन करते खाली देखते हैं, बाकी निकालते नहीं। इसका सेहत का क्या काम आता है? शहद आँखों में डालने का आता है, खाने में खा भी सकते हैं। अधिकतर आँखों में डालते हैं। आँख में जिसका चश्मा आया है या कोई आँखों में कोई बीमारी हो, कोई मोती आया है, कोई है तो उसको सब हटा लेता है, आँख एकदम साफ आँख कर देता है। कई घंटों का सफ़र करके आखिर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इंसान पशुओं की तरह गुफा में रहता है। हमने किताबों में पढ़ा कि आदि मानव गुफाओं में रहते थे और वहीं से जो है उनकी ज़रूरत थी सर्दी से बचने के लिए आग का आविष्कार, वो उन गुफाओं में रह के आदि मानव द्वारा किया गया था। और ऐसे ही आज असंख्य परिवार हैं जो उन लोगों की तरह जीवन जीते हैं। हम लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल सफ़र करके उन लोगों के घरों के पास पहुंच गए हैं जो आज भी गुफाओं में रहते हैं और वहां पे जीवन यापन करते हैं। किस प्रकार का इनका रहन सहन है और किस प्रकार का यहाँ पर काम करते हैं और क्या क्या इन लोगों का इन गुफाओं में रह के भी व्यवसाय चलते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम इन लोगों के पास पहुँचे हैं। आखिर कैसा इनका रहन सहन होगा और किस प्रकार ये एक पत्थर के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, वो सारा आइए जानते हैं इस आगे के एपिसोड में। दोस्तों, ये पत्थर जो दिख रहा है हमारे लिए ये पत्थर है, लेकिन किसी के लिए महल है। और इस महल में जाने के लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा मेरे साथ, और आप लोग इस महल के दर्शन तभी कर पाएंगे जब आप इस पूरे सफ़र के अंदर हमारे इस पूरे वीडियो को देखेंगे। तो महल में जाने का रास्ता है पूरा। महल के ताले लगे होते हैं, इसी प्रकार इसका भी आप देख सकते हो, ये पूरा बना हुआ है। अब हमारे लिए अभी तक पत्थर है, लेकिन ये किसी के लिए महल है। देखिए आप, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ पे लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं। ऐसे ही घर हम आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ पे आज भी लोग रहते हैं। ये खाली पड़ा है, लेकिन हम जहाँ पे लोग निवास करते हैं वो दिखाएंगे आपको। ये पूरा एक घर है जिसमें पशु और इंसान दोनों के रहने की जगह है। इन लोगों के पशुओं को रखने के लिए इस प्रकार की कंदराएं यानी गुफाएं बनी होती हैं। उन गुफाओं के अंदर ये अपने पशु रखते हैं। ये भाई हैं जो अंदर खड़े हैं, ये इस प्रकार की गुफाएं हैं। पशु भी अपने मालिक के साथ इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। ये इसी में गुफा में रहती है? अच्छा, रात भर ये इसी में रहेगी? इसमें ही है। कितनी गायें हैं इसमें? इसमें 2 गाय और 2 बैल। अच्छा, 2 गाय 2 बांधते नहीं यहाँ पे आप? बांधे इसलिए तो है, पीछे भागेगा बैल। भारत का एक भूभाग जहाँ आज भी आदि मानव की तरह जीवन जीने वाले लोग यहाँ रहते हैं। ये पूरा जीवन पशुपालन और खेती पर निर्वहन करते हैं। तो बस यहाँ पर कितनी गाय हैं? नहीं, हमारे तो एक ही है। गाय एक ही है? हाँ। वो 2 जो पीछे खड़े हैं वो किसके हैं? वो बैल है, हमारे ही है। उनसे खेती करते हो? हमारे खेती करते हैं उनसे। टोटल आपके पास मतलब 1 गाय और 2 बैल? हाँ। और भैंस हैं? भैंसे हैं वो पर। कितनी भैंस हैं? हमारे कुल मिला के 6 भैंस है और बछड़े हैं। अच्छा, बैल हर घर में है? हर घर में तो नहीं है, किसी के घर में है। जैसे ट्रैक्टर आ गया है तो ट्रैक्टर से गेहूँ बोते हैं। हाँ। और हमारे तो यहाँ सिर्फ गेहूँ बोते हैं और कोई नहीं बोते। खेती गेहूँ होती है। ये गाय मारती नहीं? नहीं, लोगों को दूसरों को तो मारती है, हमारे को नहीं मारती। अच्छा, आपको नहीं मारते? हाँ। बारिश और बारिश के बाद सर्दियों में यही इनका आश्रय स्थल है। आइए पशुओं के साथ जीवन जीने वाले इन जंगलों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है देखते हैं। अंकल जी, खाना पीना आपका यहीं पे बनता है? यहीं पे बनाते हैं। मतलब गुफा के अंदर ही? गुफा के अंदर ही। और खाने के लिए कहाँ से लेके आते हो आटे वगैरह? आटा तो घर में पिसाना पड़े,
गाँव से लाते हो? गाँव में चक्की है, वहाँ पिसा के लाना पड़ेगा। अच्छा, उत्तरस से यहाँ तक लेके आते उत्तरस हो? से यहाँ कितने किलोमीटर पड़ता है उत्तरज यहाँ से? यहाँ 7-8 किलोमीटर से पैदल लेके आते हो? पैदल। अच्छा, खाने में क्या खाते हो आप लोग? खाने में मुख्य भोजन क्या है? खाने में गेहूँ, गेहूँ अनाज में? हाँ गेहूँ है, यहाँ की सब्जी वब्जी रहती है उसके साथ में। अच्छा, इधर बाजरा नहीं खाया जाता है? बाजरा नहीं खाते। क्यों? राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा खाया जाता है। बाजरा खाया जाता है, हम अपने यहाँ पे पहले से ही गेहूँ खाते हैं। अच्छा, गेहूँ के अलावा कोई नहीं खाते। कोई बीमार हो गए, कोई किसी को हुए तो बाजरा ला के उसको खिलाते। अच्छा, बाकी गेहूँ 12 मास गेहूँ है, और सब्जी में दाल है, बाकी वनस्पतियों की सब्जी है, कई तरह की सब्जी है। बाकी पशु तो यहाँ पे रखते हो तो उनका दूध दही ये तो सब दूध होता दही ही ये होगा। तो खाते ही है। ये पीछे आपके बर्तन रखा हुआ है? इसमें छाछ बनाते हैं। अच्छा, छाछ बनाते हो? हाँ, तो छाछ। पहले दही जमाते होगे? दही जमाते हैं। अच्छा, दही जमाते हो? तो दही मतलब कैसे जमाते हो? दही ऐसे ही दूध गर्म कर लो, गर्म करके वो बर्तन में ढक के रख दो, अब दही बन जाएगा। तो उसमें छाछ तो डालनी पड़ेगी तभी तो जामन नहीं बनेगा। डालते? छाछ जामन नहीं डालते। जामन नहीं डालते? जामन नहीं डालते, पक्का जामन दूध कैसे जमता है? ऐसे ही जम जाता है ये बिना ही। कभी भी किसी भी घर में नहीं डालते? किसी गांव में, हमारे गांव में किसी के डालते ही नहीं है। यहाँ गांव में खांडेपुर जी का मंदिर है खांडेपुर जी ने पहले वहाँ बताया था कि बिना जामन डाले हुए तुम्हारा दही जमेगा। तो उस समय से कोई दही। अच्छा, जैसे ये बर्तन है आपका पीछे रखा है, हाँ। इसमें आप दही जमाते हो? दही जमाते, इसको हम धुल दें बिल्कुल तो साफ करके, और उसके बाद इसमें हम दूध डालें, डाल दो, जम जाएगा? जम जाएगा पक्का? पक्का। अच्छा, जमा के देखो, ये तो करिश्मा है वास्तव में। करिश्मा है। तो अभी देखो, अभी हमारे डाणी पे है, हमारे छाछ वास्तों के साथ में ले आते नहीं है, तो वहाँ पे रख देंगे उसको, तो शाम तक वो दही बन जाएगा। वाह। और ऐसा नहीं कि आपके इसी बर्तन में, यहाँ पे जितने लोग हैं, हाँ, कोई भी बर्तन लो ना, मतलब यहाँ पे और भी जो ढाणी है सबका यही है? सबका यही है, दही अपने से जमता है? अपने आप जमता है। किसी में कोई खराबी हो ना, कोई पशु में है ऐसा है, तो एक आधे का पशु का है, क्या कोई ठंडा हो गया, क्या कोई ऐसा हो गया, तो वो दूध ऐसे कैसे हो, उसका ढक्कन बराबर नहीं जमा है, क्या कोई जो है, तो वो 19-20 हो जाएगा, लेकिन दही जम जाएगा। बिलौना वगैरह भी घी निकालने के लिए घी निकालने का लाइट तो है नहीं? लाइट तो है नहीं, हाथ से बिलोते हैं, देसी तरीका। देसी तरीका। बिलौना मिट्टी के बर्तन में करते हैं? माटी के बर्तन में? हाँ, माटी के बर्तन। अच्छा, स्टील वगैरह वो उसमें नहीं करते? इसमें अच्छा होता है? राजस्थान में गुफाओं के अंदर रहने वाले लोगों का जनजीवन बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। ये लोग अपना बिलौना करने की पद्धति प्राचीन तरीके से, जिस हिसाब से हम हांडी, बड़ा एक झेंडा और फोटो देखते हैं, वैसे बिलौने आज भी यहाँ पे होते हैं। ये लोग गुफाओं के अंदर जीवन यापन करते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर पशु और ये लोग एक साथ रहते हैं। बाहर अंधेरा हो गया है। इन लोगों का बिलौना करने का समय संध्या का समय है। ये रात्रि को ही अपने पशु आने के बाद में बिलौना करते हैं, सुबह नहीं करते। बाकी जगहों पे बिलौना सुबह के समय होता है, लेकिन यहाँ पर रात्रि को ये लोग बिलौना करते हैं। इन लोगों के पास में बहुत ही पुराने बर्तन हैं। जिस बर्तन में अब ये बिलौना कर रहे हैं, ये मिट्टी का बर्तन है, और मिट्टी के बर्तन के अंदर बिलौना करते हैं। दोनों लोग बराबर के बलशाली चाहिए, तभी ये जाके बिलौना होता है। अगर एक पक्ष थक जाए तो ये बिलौना बीच में रोकना पड़ता है। काफ़ी मशक्क़त लगती है इस बिलौने के अंदर। आप देख सकते हैं दोनों लोग जो हैं अपने अपनी बाजों की ताकत इस बिलौने के अंदर दिखाते हैं, जब जाके मक्खन तैयार होता है। कितना टाइम लग जाता है इस बिलौने में? ये तो टाइम लागे। अच्छा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ। थकान हो जाए, सांस फूल गई है? बहुत मेहनत है इस काम में। मतलब सर्दी में पसीना आ रहा है भाई साहब के। माता जी, कितना पुराना होगा जो बिलौना है आपका? वो तो घना पुराना है। अच्छा, कितनी पीढ़ियां इसके अंदर आपकी बिलौना करती है ये? काठ डोकरा रहा तो पहलू। अच्छा, आपके ससुर जी का हाथ का है? हाँ। अच्छा, आप जब ससुराल में आए शादी करके तो ये बिलौना था? हाँ। विरासत में मिला है आपको बिलौना ये, और क्योंकि ये कई जगह से शायद ये फूट गया है ना यहाँ पे, तो आपने इसको रिपेयर किया है। हाँ। अरे लागू तो गए। सीमेंट किया है। अच्छा, हाँ, मतलब इसको सही किया है, टूट गया था ना। पहाड़ी में कैसे लाते हो इसको, लेके कैसे आते हो? उठा के लानी पड़ती है। उठा के लाते हैं? बाड़े लावने पड़े भैया। सिर पे उठा के इसको ये लेके आते हैं। वजन भी बहुत ज्यादा होगा ना। और ये खुद खाली भी 20-30 किलो का वजनी है, और रिस्क भी है। अगर आपने
इसको ठीक से नहीं लाए तो ये एक बार ही आएगा। दोबारा 10-15 किलो वजन इसका माता जी बता रहे हैं। इसके अंदर कितना लीटर छाछ आएगा लगभग? तो इसमें तो 20-50 आती हुई 50 लीटर। हाँ, क्योंकि देखने से लग रहा है 50 लीटर दूध का ही एक बार में मतलब बिलौना कर देता है। पानी और एक बार का जो बिलोना करने में आपको कितने घंटे लगते हैं इसमें? 2-3 घंटे 2 से 3 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है। दोनों। माता जी की तो उम्र भी काफी है। माता जी आप ही करते हो डेली? तो वाह, ये पुराने टाइम का खाया पिया यहाँ दिख रहा है। अच्छा, पहले के खान पान में और अभी में बदलाव आया? पहले अच्छा खाया जाता था या अभी भी वैसा ही खाया जा रहा है? हाँ यहाँ पे खान पान वही है पुराने टाइम से जो खाता है। पुराना पेला डोकरा रहता था, रोज बोलोता ने हाँ। घी ने आना एड़ो में घालता घी हाँ, डोनियों में यो। इसमें मिट्टी में पहले अच्छा। डालते घी। घी इसमें डालते हैं। हाँ पहले एड़ा एड़ा बता के एड़ो एड़ो जेड़ो उनो में डालता घी। हाँ इसमें हाँ पहले कितना कितो घी होए करता हो पहले के टाइम पर? 10 किलो घी ने एड़ो वो एड़ो है न वो कर लो मिट्टी हाँ। का मिट्टी का ही होता है। उनो में बेड़िया लागता तो उनो में घी डालता। अच्छा 10-10 किलो के हाँ दोस्तों 10-10 पहला किलो के। एड़ो बर्तन देता, अब ये एड़ो बर्तनों पे जर्मन ने बीजो ने ए राखो भाई वे स्टील ने। हाँ अब तो ये चल बीमारी गया। है। बीमारी, ये बीमारी है। हाँ प्लास्टिक का बर्तन। आसू हारू ना में कोई ना में बीमारी नहीं है, अच्छा, तो दादी दूध नहीं बेचते हो आप? दूध ना बेचो, नहीं बेचता। खाली घी बेचो। अरे कौन दूध ले आओ? हाँ, पहाड़ों में कौन यहाँ लेने आएगा? ये तो बहुत वैसे जगह पे है। गोमती पेला जातो, डर आवे न पहले पेला गोमे माले जातो के हाँ। और ये ने बेटा जातो पर बस बंद की तो के कहा के वे अतरे बेन जाओ तो मजूरी नहीं मरते वे 10 रुपये ने वो दूध ले बस हम का मारे। तो इसलिए आप अपना घी बेचते हो फिर ये बिलोना करके? हाँ इन लोगों का घी निकालने का ये रेगुलर रूटीन है। कई घरों में एक दिन के बाद एक दिन बिलौना होता है। सूला मारे तावे जतरे घी निकले। एक तरफ ये इन लोगों के खुद के रहने की जगह है, वहीं इनके पशु भी इनके साथ ही यहाँ पर रहते हैं। एक बड़ी सी शिला है, इस शिला पत्थर की, जिसके नीचे ये खुद और इनके पशु रहते हैं। इस तरह की गुफाओं में रह रहे हैं आज भी। 21वीं सदी में आप लोग समझ सकते हैं कि कोई गुफाओं में नहीं रहता है, लेकिन ये यहाँ पे ये इनकी गुफा है और उसमें देखो ऊपर अगर आप देखेंगे ना बिल्कुल काली हो रखी है और हम नीचे बैठे हैं तो ये गुफा है जिसके अंदर यहाँ पे ये रहते हैं। कई युग हो गए, कई पीढ़ी हो गई, हमारे को मालूम ही नहीं है, बाप दादों को मालूम नहीं है कितनी सालों से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, पहले से ही मतलब घर बना लिए लेकिन गुफा नहीं छोड़ी आप? गुफा नहीं छोड़ी। गुफाओं में रह रहे हैं आज। हाँ, टाइम पे यहाँ भी आ जाते हैं। ज़्यादा बारिश हो जावे गांव में तो कीचड़ विचड़ हो जावे तो चारा वारा कम हो जावे तो सीधे यहाँ भाग जाते हैं गुफाओं में आराम से। पशु भी आराम से सरे, चारा लाने की जरूरत नहीं, घर पे चारा लाना पड़े। और सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ जावे, बर्फ़ पड़ने लगे, ज़्यादा के सर्दी है, पशु वशु भी ठंडे, अपने भी ठंडी लगे, जब यहाँ जाते गुफाओं में। आपके पशु भी गुफाओं में अंदर रह रहे हैं? पशु भी गुफाओं में। इन लोगों के बड़े पशु दिन भर जंगल में चरते हैं और परिवार का एक सदस्य इनके पीछे चारावा के लिए जाता है। शाम होते होते ये पशु घर आ जाते हैं। बछड़े बछड़ियाँ यहाँ पर घर पे रहते हैं, जिनको ये लोग यहाँ पर चारा डालते हैं और चारा इनको जंगल से ही एकत्रित करके लाना होता है। इन लोगों का जीवन है वो काफ़ी मुश्किलों भरा हुआ है, लेकिन इनका व्यवसाय पशुपालन होने की वजह से इन्हें इस व्यवसाय को निभाने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए इन पशुओं को पालना पड़ता है। ये कुछ घास तो अलग है और ये जो पत्तियां हैं ये क्या है? ये भी चारा ही है, घास है, ये भी यही लेके आते हैं, इनको डालते हैं रोजाना जंगल से एक एक पत्ती लेके आते हैं। किस पेड़ की पत्ती है? ये तो हमारे जाल बोलते हैं, इतनी पत्ती रोज लेके आते हैं, एक एक करके टुकड़े टुकड़े में पूरा बांध के लेके आते हैं। ये पूरा है, ये बांध के लेके आएगी। सिर पे लेकर आते हो आप? हाँ सर। जैसे ये पशु घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर परिवार के सदस्य एक्टिव हो जाते हैं और पशुओं का दूध निकालना, बछड़ों को दूध पिलाना, ये इनकी रोजाना की दिनचर्या है। अपने पशुओं को इन गुफाओं के अंदर डाल के उसको बाहर से बंद कर देते हैं ताकि पशु रात को बाहर नहीं निकले और यहाँ पर चित्ते, भालू, इस प्रकार के जंगली जानवर हैं, उनसे भी पशुओं को कोई नुकसान नहीं हो। अब इसमें कितनी गायें? 2 गाय और 2 भैंस। दिन में क्या काम करते हो आप? ये गाय भैंसों के पास में चराने जाते हो? अभी लाके इनको इसमें डाल दो, फिर सुबह कितने बजे निकालोगे? सुबह 9 बजे निकालेंगे। 9 बजे बाहर निकालोगे। क्या नाम है आपका? गगू सिंह। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो 9वीं तक। गाँव में?
अभी क्या काम करोगे? अभी तो हमारे तो वो है ना, गाय भैंसों का करना है। अच्छा गाय भैंसों करोगे? जाने हमारे हाँ कहीं कहीं काम करो अटे? अरे दरावर करो, गैस डोबो है, गाय है, सारवा जाओ, पत्ती लावो। पत्ती केड़े पौधे ले रहा हूँ? भारा बहुत दिन लेना हो। अच्छा भारा बांध ले रहा हूँ। हाँ और पत्ती कहीं पशुअन आने गाय भैंस नहीं नाको? हाँ तो बस का नीरो खोर तो है नहीं सरे नावे ने पौनो लावा जो हज का नको सारा रहा। ये गीता है जो हमारे लिए खाना बना रही हैं। आज हम यहाँ पर 3 मेहमान इनके आ गए हैं। हमारे लिए ये कड़ी बना रही है जो यहाँ का फेवरेट भी है और मजबूरी भी है कि यहाँ पर मार्केट बहुत दूर है, तो इन्हें वही खाना बनाना पड़ता है जो इनके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे कितने लोगों का खाना बनाते हो तुम? हम तो वैसे है या तो 2 जने ही है, 2 जनों के बनाते हैं हम तो। गेहूँ की रोटी और कड़ी आज हमारा भोजन होगा। ये लोग यहाँ पर घी बहुत खाते हैं। हमें भी आज इनके साथ अच्छा और पौष्टिक घी खाने का अवसर मिला। इनका घी खाने का अपना अलग तरीका है। ये मेहमानों का बहुत ही आदर करते हैं। हम सभी छोटे छोटे बर्तन थे, उसमें अलग अलग खाना खा रहे थे। रात्रि का भोजन करने के बाद हम इस पत्थर के नीचे, हमारे नीचे पशु बैठे थे और उसके ऊपर हमारे बिस्तर लगे हुए थे, वहाँ पे हम सो गए थे। रात्रि पर यहाँ सोए थे। अविन भाई और सूर्या दोनों यहाँ पर सोए थे। ये सोए थे ऊपरी मंजिल में। अविन भाई कैसी रही रात? मस्त रही रात, तो कोई शोर शराबा नहीं, मस्त वाली रात कटी है। यहाँ पर सोए थे और मैं यहाँ पर सोया था। ये बिस्तर थे मेरे और यहीं पे नीचे गाय का बछड़ा सो रहा है और भैंस के बछड़े इधर हैं। इस प्रकार का कुछ जीवन यहाँ पर ये लोग जिसको ढाणी बोलते हैं वहाँ पे रहते हैं। इस जंगल की ये सुबह बहुत सुकून भरी है। जहाँ रात्रि को इस जंगल में सोए थे तो उतनी प्यारी जो रात थी यहाँ की, उससे ही कई गुना प्यारा यहाँ का सुबह सूर्य चमकता हुआ निकलता है। पहाड़ी की इस गोद के अंदर पहली किरण जब सूर्य की गिरती है तो ऐसा लगता है कि सुबह का जो सूरज है वो हमारे लिए गर्मी उष्मा लेके आया है, जो आज दिन भर अच्छा गुजरेगा। एक शानदार नज़ारे के साथ मैं फिर आगे बढ़ते हुए दिखाता हूँ आप लोगों को किस प्रकार इन गुफाओं में रहने वाले लोगों का जीवन व्यतीत होता है। ये अपने पशुओं के बीच रहते हैं। ये इन लोगों का घर है। एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर उस गुफा के नीचे है, तीसरा घर इस पहाड़ी के ऊपर से होके, और एक और है। ये भाई साहब हैं अपने पशुओं का सुबह सुबह ख्याल कर रहे हैं और परिवार अंदर गुफा के अंदर है। और ये है इनका घर जिसमें ये लोग रहते हैं। ये माता जी अब तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो माता जी? तैयारी। अच्छा अच्छा, खेत मतलब जंगल में जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, जंगल में जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा पानी गर्म कर लिया है और रात्रि को यहीं पे इन्होंने बिलौना किया था। यहाँ पे ये बछड़े हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी गुफाएं अंदर और बनी हुई है और यहाँ पे ये बछड़े खड़े हैं। यहाँ पे रात्रि को गायें थी, अब वो सारी बाहर निकल गई हैं। और ये बिलौना था जिसके अंदर इन्होंने बिलौना किया था। ये शानदार नज़ारा गुफा का। तो माता जी ठीक है, चलते हैं। अच्छा, आप रोटी बनाने लग गया? हाँ, रोटी बना। माता जी अब रोटी बना रहे हैं और सूरज की किरणें हल्की छन छन के इस गुफा के अंदर आती हैं। दिन में पूरे दिन उजाला रहता है। उत्तरज गांव के लोगों का जनजीवन और उसके बाद में उत्तरज गांव के लोग किस प्रकार ढाणियों यानी कि गुफाओं के अंदर रहते हैं, वहाँ का जीवन हमने आप लोगों को दिखाया। दिन भर का इनका पूरा जो दिनचर्या है वो हमने दिखाया। अब हम आपको ले चलेंगे सीधा सेर गाँव। इन दोनों गाँवों की जो जीवन है वो आज से सैकड़ों साल पहले जो आदिमानव की तरह लोग जीवन जीते थे गुफाओं के अंदर, वैसे ही ये लोग जीवन जी रहे हैं। तो आइए चलते हम अगले पॉइंट सेर गाँव। हमारा ये सफ़र जो है अब यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर रहने वाला है जंगल के रास्ते से। पूरा रास्ता डरावना भी होगा और बीच में हो सके आपका और हमारे आँखों के माध्यम से, यानी कि आप हमारे वर्चुअल के रूप में और हम लाइव किसी जंगली जानवर को भी देख सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और चलते हैं अब सीधा सेर गाँव इन ढाणियों से होते हुए।
जंगल की यात्रा के अंदर कुछ रूल्स भी होते हैं। यहाँ पे आवाज़ मारते हुए आप चलते हो, आगे कोई लोग होंगे वो भी समझ जाएंगे कि कोई आ रहा है। दूसरा, जंगली जानवर भी होगा तो भाग जाएगा आपके रास्ते से। लोग यहाँ पर कैसे आवाज़ मारते हैं, छोटू कैसे आवाज़ है, ऐसे। देखिए जंगल के अंदर इतने लोग हैं, एक आवाज़ मारी तो कितनी आवाज़ आने लग गई। ये है जंगल के रूल। यहाँ के लोग जब पानी प्यास लग जाती है तो इस प्रकार के छोटे छोटे कुंड बने होते हैं, इनके अंदर से पानी पी लेते हैं। ये पानी जो है पत्थर के बीच बने कुंड का पानी है जो ये लोग पीते हैं। ये इस प्रकार का कुछ है। इन ढाणियों से हम अब सेरगांव की तरफ निकले थे, लेकिन हमें नहाए हुए 2 दिन हो गए थे। हम पानी की तलाश में थे कि हमें कहीं पानी मिल जाए तो हम नहाएंगे। अचानक हमें यहाँ पानी मिल गया और हम यहाँ पर नहाए। पानी बहुत ठंडा था लेकिन नहाने का आनंद आ गया, थकान उतर गई। अब हमें आगे 10 किलोमीटर और पैदल चलना है सेरगांव के लिए। हमने अपना लगेज जो है भूरा भाई को दे दिया है। भूरा जा रहा है उतरज गाँव। ये अपना बैग जो है वहाँ रखेगा। ढाणी में हम बैग लेके गए थे क्योंकि वहाँ पे सोने के लिए चाहिए थे तो लेके गए थे। हम अब सेरगांव की तरफ निकलते हैं। ये उतरज की तरफ रास्ता जा रहा है तो यहीं दूसरी तरफ ये सेरगांव की तरफ जा रहा है। तो अब हम तीनों भाई सेरगांव की तरफ निकलते हैं। सेरगांव जो है पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन पहाड़ियों को क्रॉस करके हम उस गाँव में जाना पड़ेगा। ये सेरगांव और उतरज के लोग जो हैं गुरु शिखर पे अपना छोटा मोटा काम धंधा करने या इनको कोई गाड़ी वगैरह पकड़नी होती है या कहीं जाना होता है या कोई हारी बीमारी हो जाती है तो इसी रास्ते से ट्रैक करते हुए आते हैं। उसी रास्ते से हम जो है चल के जा रहे हैं और आप लोगों को इन लोगों का रेगुलर जीवन है वो दिखाते हैं, कभी कभार चल के आके। तो आइए चलते हैं और सेरगांव का जो सफ़र है वो आगे तय करते हैं। दोस्तों सेरगांव के लोग जो अपने खाने पीने की चीज़ें हैं इस प्रकार अपने सिर पर लेकर आते हैं। अंकल जी हैं एक, वो लेकर आए। अंकल जी क्या लेकर आए हो? ये सामान लेके आए, खाने पीने का। खाने पीने का। कहाँ से लेकर आए हो? ये माउंट आबू से। माउंट आबू से 10-15 किलोमीटर पड़ जाता होगा। हाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मुकेश सिंह। इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके ऊपर बैठ के आप यहाँ से पहाड़ों को निहार सकते हैं अगर उतरज से सेरगांव के रास्ते पर आप चलते हैं तो। ये पहाड़ अब जो है सर्दी का मौसम है तो फिसलन कम है। बारिश के मौसम में अगर आप आते हैं तो इनके ऊपर काफ़ी रिस्की होता है। अगर आप स्लिप हो जाते हैं तो कई 100 फुट जो है नीचे जाते हुए मिलते हैं। मिलेंगे या नहीं वो भी बहुत दूर की बात है। लेकिन अब गरीमत की बात है कि सर्दी का मौसम है और फिसलन नहीं इन पहाड़ों पे। तो हम इस बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ गए हैं और आप लोगों को यहाँ का जो पीछे के पहाड़ हैं उनका नज़ारा दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये नज़ारा देख के आपका भी दिल कर रहा होगा इन पहाड़ों में घूमने का। अगर आप लोगों का भी दिल करता है इन पहाड़ों में घूमने का तो ज़रूर कमेंट ड्रॉप करें। कभी हम भी आप लोगों को अपने जो सफ़र है उसके अंदर साथी के रूप में घुमाएंगे। इन पहाड़ी रास्तों के बीच में ऐसे ऐसे अजूबे भी मिलते हैं जो किसी बगैर सहारे के टिके होते हैं। अब ये पत्थर जो है इसका पूरा वेट जो है इस साइड में है लेकिन ये टिका हुआ है। इसके पीछे जड़ें हैं या कुछ और हैं वो देखने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए हम सीधा इसके नीचे चलते हैं और आप देखिए ये पूरा पत्थर जो है कट है, नीचे से पूरा खोखला है लेकिन इधर झुका हुआ होने के बावजूद भी ये टिका हुआ है। इसका मतलब कुछ तो ये अजूबा है जो इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर हमें देखने को मिलता है। पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए लंबा सफ़र तय करके हम सेरगांव के काफ़ी नज़दीक पहुँचे थे। यहाँ पे पहले मंदिर आता है, मंदिर के दर्शन करके हम आगे बढ़े। फिर हनुमान जी का एक मंदिर और आया। ये निशानी है कि अब गांव के हम लगभग करीब आ चुके हैं। सामने जो घर दिख रहे हैं वो सेरगांव के हैं। सेरगांव एकदम वीरान और सुनसान है। हालांकि ये लगभग 200 वोटों का गांव है लेकिन यहाँ फिलहाल कोई नहीं है। हम सेरगांव में उतरज से चल के आए लेकिन इस गांव के अंदर फिलहाल कोई भी नहीं रहता। ये गांव एकदम वीरान और सुनसान है। यहाँ पे बनी हुई ढाणियाँ
बताती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग तो रहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की वजह से वो लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। इनके कुछ खेत हैं जिनके अंदर ये खेतियाँ करते हैं, तो खेती के लिए ये लोग सिर्फ आते हैं और दूर दराज जंगल के अंदर बनी हुई ढाणियों के अंदर अपने पशुओं को चराने के लिए रहते हैं ये लोग। यहाँ पे कहा जाता है कि पहले सैकड़ों की तादाद में परिवार रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब पलायन कर गए मूलभूत सुविधाओं के अभाव में। यहाँ पे शिक्षा, लाइट, पानी, इन सभी चीज़ों का अभाव होने की वजह से ये लोग यहाँ से पलायन कर गए। बारिश के मौसम हम आए तब कुछ लोग हमें यहाँ मिले थे, लेकिन अब यहाँ ये गांव एकदम वीरान और सुनसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है। इसी के चलते लोगों ने ये गांव खाली कर दिया। पहाड़ियों के बीच एक लंबा सफ़र तय करके आखिर हम इस शेर गांव के अंदर पहुंचे। हमें पहुंचते ही ये गांव एकदम सुनसान दिखा, जहां पे कोई भी प्राणी की हलचल नहीं थी। पहाड़ियों की गोद में इतना बड़ा गांव बस तो गया, ये पूरा गांव सुविधाओं के अभाव में वीरान हो गया। हमें ये देख के बहुत दुख हुआ। यहाँ बहुत सारे प्रयास के बाद हमें कोई नहीं मिला तो हम वापस निकल गए। देखते हैं कि रास्ते में कोई मिलता है या नहीं, जिससे हम जाने शेर गांव के बारे में कुछ और। चलते हैं और ढूंढते हैं कि कोई व्यक्ति मिल जाए। शेर गांव से वापस आते समय हमें काफी दूर कुछ लोगों का मूवमेंट दिखाई दिया। हमने जानना चाहा आखिर ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं। तो गांव में अभी हम गए थे आपके में, पूरा गांव खाली है। हाँ, गांव में कोई मिला नहीं। सब ढाणिया में गए, अभी गांव में तो कुछ नहीं है। अच्छा, खाली एक बिरू जी का महात्मा है, अभी कुछ नहीं है। और पूरा गांव खाली है। हाँ, पूरा गांव खाली है। तो सब लोग ढाणी में है? सब ढाणी में। आप भी ढाणी जाएंगे? हाँ, अभी ढाणिया में जाएंगे। अच्छा, गांव से कितनी दूर ढाणी है आपकी? काफता है 2-3 किलोमीटर है। तो यहाँ से अभी कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में? वहाँ पे तो लगेगा भाई 8-9-10 बजेगा। रात के 10 बजे तक पहुँचेंगे? 10 बजे तक पहुँचेंगे। और जंगली जानवर का खतरा फिर? क्या करेंगे भाई, दोनों एक और एक साथ में है। अच्छा, 2 लोग? हाँ, 2 लोग जाने साथ में। तो इसमें खाने के लिए राशन पानी लेके आए हो? दिक्कतें तो बहुत होती है ना आपको? बहुत दिक्कत है, अतरापुर का भी दिक्कत है। न गाँव में लाइट है, ना लाइट ना पानी है। पानी की व्यवस्था, खाने पीने की कोई नहीं, सब सिर के ऊपर उबाड़ कर लेके आते हैं। अब आप थक रहे होंगे, ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार जो है शेर गांव के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आप भी शेर गांव के? जी सर। शेर गांव के अंदर लोग अब कोई भी क्यों नहीं रहते? अभी सब ढाणियों में चले गए सर। तो ढाणियों में क्या काम करते हैं? ढाणियों में मवेशी, गाय, भैंसे, जो उनके चारा वारा, इधर अभी ज़्यादा ठंड पड़ती है उस हिसाब से नीचे चले गए। तो गांव में कब रहते हैं? गांव में रहते हैं, होली के टाइम में आएंगे वापस। होली के टाइम आएंगे? तब तक पूरे जंगलों में जो ढाणियाँ वहाँ रही। आप लोग गाँव जाओगे अभी? जी, अभी वापस शेर गाँव जाएंगे। शेर गाँव में जाओगे? कुछ ढाणियों में रह रहे हैं लोग हैं? जी, कोई है। लेकिन जो मेन गाँव है वो तो पूरा खाली है? पूरा खाली है, गाँव में कोई नहीं रहता है। वहाँ तो कोई था ही नहीं बिल्कुल। कई घर हैं जो उजड़ भी गए हैं। हाँ, कई घर है उजड़ गए। अभी क्या यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, राशन पानी की बहुत मुश्किल रहता है उस हिसाब से। आप गांव में पढ़े लिखे लोग हैं? ज़्यादा नहीं, पर 5वीं तक पढ़े सर। 5वीं तक? हाँ, स्कूल 5वीं, हाँ थी 5वीं तक। अभी बच्चे नहीं है तो स्कूल भी बंद हो गई। स्कूल भी बंद हो गया? जी। स्कूल वही था जो गांव के बाहर 3 हाँ, नीचे, पड़ा है। हाँ नीचे की साइड में है वो। तो गांव के अंदर पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं? हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, रोड की व्यवस्था नहीं। बहुत कठिन जिंदगी है शेर गाँव की। तो फिर इसीलिए लोग शेर गाँव से नीचे जा रहे हैं। हाँ, छोड़ छोड़ के। शेर गाँव लगभग मतलब खाली समझो अब तो। अभी है 15-20 घर है, तो अभी वोटिंग है यहाँ के, कितने 300 से ऊपर है वोटिंग शेर गाँव के। आपके गांव का शेर गांव नाम क्यों पड़ा, कुछ पता? शेर गाँव का तो बुजुर्गों ने बताया होगा कुछ, क्यों पड़ा? कुछ बताया नहीं हमको। पहले शेर ज्यादा थे शेर गाँव में। अच्छा, जंगल एरिया था, शेर ज्यादा थे। यही हम सोच रहे थे कि शायद पहले उधर शेर रहता होगा, तो इसलिए फिर शेर गाँव पड़ेगा। यहाँ पर वोटिंग होती है तो कैसे होती है? बूथ लगता है। वोटिंग के लिए तो था, एक बना हुआ था बूथ लगा। हाँ, वो बना हुआ था ना जी। कब आते हैं? पैदल आते हैं सारे? पोलिंग बूथ वाली टीम पूरी पैदल आती है? पुलिस वगैरह भी आती है? वोटिंग कितनी है आपके गाँव की? 180 वोट है गाँव के। लगभग 200 के आसपास है। 200 वोट है, लेकिन सुविधा सरकार की तरफ से कुछ नहीं। वोट लेने आते जब तो घनी बड़ी बड़ी बातें करते, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लाइट करवा देंगे, लोग कुछ नहीं, बाद में भूल जाते हैं। जी। ये जो रोड अभी जो ये काम कर रहे हो आप रास्ते का जी, ये गवर्नमेंट द्वारा कर रहे हो अपने से? नहीं, फॉरेस्ट द्वारा। अच्छा, फॉरेस्ट द्वारा कर रहे हो।
अच्छा, फॉरेस्ट के इस रास्ते से आना जाना होता होगा। जी, आग वाग लगती है तो बुझाने में उनको दिक्कत न पड़े। अच्छा, इसलिए रास्ता वो बना सिर्फ साफ सफाई करा रहे हैं साफ नालों की। बाकी गांव के लिए नहीं है। नहीं, गाँव के लिए, अच्छा, फॉरेस्ट खुद के लिए कर रहे हैं। फॉरेस्ट के लिए, पूरा पंचायत से कोई काम नहीं बना। दोस्तों, ये सेरगांव और उतरज राजस्थान के वो गांव जहां आज भी इंसान आदि मानव की तरह जीवन जी रहा है। लाइट, पानी और शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग यहाँ पर रहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर करें। मैं फिर हाजिर हूँ किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने फौजी भाई को प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार देते रहें।